नमस्कार विद्यार्थियों। हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून निर्माण करने वाला जो अंग होता है वो व्यवस्थापिका होता है। कानूनों को लागू करने वाला अंग कार्यपालिका कहलाता है और कानूनों की व्याख्या करना तथा उनका पालन नहीं करने वाले लोगों को दंडित करने वाले अंग को न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। अब हम व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में बात करेंगे। संगठन के दृष्टि से व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है: एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अर्थात व्यवस्थापिकाएं 2 प्रकार की होती हैं कि ऐसी व्यवस्थापिकाएं जिनमें एक ही सदन होता है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहलाती है, और ऐसी व्यवस्थापिकाएं जिनमें 2 सदन होते हैं वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहलाती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका अर्थात जिस राज्य की व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। यूरोप के कुछ देशों जैसे यूनान, बल्गारिया आदि में एक सदनीय विधानमंडल ही है। एक सदनीय विधायिका के समर्थन का मुख्य तर्क ये है कि कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। यह कार्य एक सदन द्वारा ही किया जा सकता है, एक से अधिक के द्वारा नहीं, क्योंकि इच्छा एक होती है, अनेक नहीं। दूसरी ओर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को इसलिए भी पसंद किया जाता है कि दूसरे सदन को अनुपयोगी और खर्चीला माना गया है। दूसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जिस राज्य की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं उस व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसे इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, जापान आदि राष्ट्रों में व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक रूप है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इंग्लैंड में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट आदि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक प्रणाली ऐतिहासिक विकास और संयोग का परिणाम है और यह व्यवस्था ब्रिटिश संवैधानिक विकास का परिणाम है। वर्तमान में बड़े लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। एक सदन को उच्च या द्वितीय सदन तथा दूसरे को प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, और द्वितीय सदन विशिष्ट वर्गों तथा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी रचना कोई निश्चित आधार नहीं होता है। अलग अलग देशों में इसके संगठन का स्वरूप अलग अलग होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाने से क्या फायदे हैं। पहला है कि विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए, अर्थात उच्च सदन निम्न सदन द्वारा बिना अच्छी सोच समझ के और जल्दबाजी में पारित किए गए बिलों पर अंकुश लगाता है और उच्च सदन में उन बिलों पर दोबारा से विचार करना होता है, और इस दूसरी बार जब विचार करते हैं तो इसमें समय लगता है और कुछ उग्र आधार पर पास किए गए जो बिल हैं उनके ऊपर आपसी विचार विमर्श का अवसर प्राप्त होता है और जिससे कि विवेकपूर्ण लोकमत तैयार होता है। दूसरा है एक सदन की निरंकुशता पर रोक। दूसरा सदन प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक लगाता है। दूसरे सदन के न होने पर यह संभव हो सकता है
कि प्रथम जो पार्ट है उसके द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएं कि जो निरंकुशता पर आधारित हों, लेकिन जब बिल दूसरे सदन में जाता है तो वहाँ पर उन ऐसे कानूनों को पास नहीं होने दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक सदन की निरंकुशता पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन से ये लाभ है कि उसके द्वारा व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यक वर्गों, जातियों और हितों को प्रतिनिधित्व मिलता है और लोकतंत्र में इनका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है, जो कि सामान्य निर्वाचन में नहीं हो पाता है। तो इसलिए भी द्वितीय सदनात्मक प्रणाली अच्छी है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए भी अनिवार्य, अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन अत्यंत आवश्यक है। इसमें संघ की इकाइयों को समान अथवा किसी अन्य आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की रक्षा हो सके। नेक्स्ट है कार्यभार में कमी, कि एक सदन होने के कारण से उसके पास कार्यभार बहुत ज़्यादा हो जाता है और द्वितीय सदन की व्यवस्था होने से उनके कार्यभार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में भी तर्क, अर्थात ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है उसके कुछ विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं कि दूसरा सदन अनावश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा अविभाज्य होती है और वो उसकी अभिव्यक्ति एक ही सदन में हो सकती है, इसलिए इस दूसरे सदन को अनावश्यक माना गया है। तीसरा है दूसरी बात है कि गतिरोध की संभावना, अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है कि यह विलंबकारी है, कि द्वितीय सदन के होने से कानून के निर्माण में विलंब होता है और अधिक खर्चीला, अर्थात दो सदनों के होने से खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए राष्ट्र पर अनावश्यक भार पड़ता है और संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं कि जरूरी नहीं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की रक्षा के लिए द्वितीय सदन हो। इसके रक्षा के लिए कानूनी संरक्षण और स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से भी उसकी रक्षा की जा सकती है। और व्यवस्थापिका की कुछ पतन और अवनति के कारण भी हैं कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिकाएं जो हैं, विधायिकाएं जो हैं, उनका पतन हो रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की है। इसके प्रमुख कारण हैं कि कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, रेडियो, दूरदर्शन और सोशल मीडिया का डेवलपमेंट और सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण, इसी प्रकार से सकारात्मक राज्य का उदय और विशेषज्ञों की परिषदों और समितियों का विकास, इन कारणों से व्यवस्थापिका की जो स्थिति है उसमें कुछ पतन भी हुआ है और इसके लिए ये कारण जिम्मेदार हैं। फिर भी व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कानून निर्माण का जो कार्य है उसके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।